हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन के सारे नियमों को विस्तार से बता दिया था, लेकिन हम लोग एक चीज महसूस करते हैं कि जब कभी स्टोरी बनाने को बैठते हैं तो हमको लगता है कि कुछ हमारे अंदर अभी भी कमी है, जिसकी वजह से हम सेंटेंसेस को नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है कि हम लोगों के सामने जब कोई स्टोरी आती है तो उसमें कई वाक्य ऐसे होते हैं जो कंडीशनल होते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग ट्रांसलेशन में स्टोरी बनाने से पहले कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में भी विस्तार से जान लें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आज हम सभी लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जो विशेष परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इनका मूल सेंटेंसेस से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह के वाक्यों से ये थोड़ा सा अलग होते हैं। जो हमारे बेसिक टेंस हैं वो सिर्फ 4 प्रकार की बातों पर बने हुए हैं। एक, ये हमें नहीं पता है कि कार्य कब होता है, यानी इंडेफिनिट। एक, हमें पता है कि कार्य हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस। हमें ये पता है कि कार्य कब शुरू हुआ और हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हमें ये पता है कि कार्य समाप्त हो गया है, यानी परफेक्ट टेंस। लेकिन कंडीशनल उससे अलग होते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन को बनाने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आज हम ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे और उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर हम उन चीजों को सीखेंगे। तो चलिए पहली कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें हम देयर का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाएंगे। कंडीशन ये है कि यदि किसी स्थान पर किसी के होने, रहने या पाए जाने की बात कही जाती है तो वो वाक्य देयर का प्रयोग करके बनाए जाएंगे। देयर एज ए सब्जेक्ट की तरह होगा और उसके तुरंत बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में एक भिखारी रहता था। इस वाक्य में देखिए, एक गांव में, ये क्या है? एक स्थान है। वाक्य के सबसे प्रारंभ में ही स्थान दे दिया गया और वहां पर किसके होने की बात कही जा रही? एक भिखारी रहता था। रहता था हमारा वर्ब वाला हिस्सा है, पास्ट टेंस। और ये रहता था, कब रहता था कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडेफिनिट टेंस है और हमारा सेंटेंस हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग आते हैं इसके ट्रांसलेशन पर। यहाँ पर एक गांव में एक भिखारी के रहने की बात कही गई है और हमारी कंडीशन यही है कि जब कहीं पर किसी के रहने की बात कही जाती है तो उस वाक्य को हम देयर से बनाते हैं। यानी हम लिखेंगे देयर। वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हमने डिफाइन किया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी लिव्ड। अब रहता कौन है? वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बेगर। और सबसे अंत में हम उस स्थान को लिख देंगे जो हमें इस वाक्य में दिया गया है, यानी एक गांव में मतलब पहले से था तो इन ए विलेज। और हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ए आर्टिकल का प्रयोग किया है क्योंकि पहली बार हम विलेज का जिक्र कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस इस तरह से बन गया कि देयर लिव्ड ए बेगर इन ए विलेज। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। एक जंगल में एक शेर था। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर भी देखिए शुरुआत क्या हो रही है? एक जगह से हो रही है, एक जंगल में, एक शेर, और वर्ब है हमारी था। प्रायः जब हमको बोर्ड एग्जाम्स में कोई स्टोरी दी जाती है
तो उसमें शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। यानी हमें ये सेंटेंस बनाना हर हाल में समझना ही है, ताकि कोई भी स्टोरी अगर इस टाइप से दी जाए तो हम उसके कम से कम पहले वाक्य को बिल्कुल सही सही बना सकें। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। बात वही आ गई कि अगर आपको ये दिख जाए कि स्थान पहले दिया गया है या उस स्थान पे किसी के होने की बात कही जा रही है, तब हम उस वाक्य को बनाएंगे कैसे? देयर से, और देयर एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा। देयर, था, वाज, क्या था? एक शेर, ए लायन। कहा था? एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट, या फिर हम फॉरेस्ट के स्थान पर जंगल भी लिख सकते हैं और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक जंगल में एक शेर था, इंग्लिश हो गई देयर वॉज ए लायन इन ए फॉरेस्ट। इसी तरह का एक सेंटेंस और है, एक राजा था। ये बाकी के दो सेंटेंस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें किसी स्थान का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक राजा था, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि यहां पर भी किसी के होने की बात कही जा रही है। और अगर किसी के होने की बात कही जाएगी तो वो वाक्य देयर से ही बनेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी बनाने की कोशिश करें कि एक राजा, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ए किंग था मतलब वाज, तो क्या ये बनेगा ऐसे? एक राजा था, ए किंग वाज। बोलने में ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि वर्ब को आखिरी में खुला छोड़ा जा रहा है, इसलिए गलत है ये। हम इसको यही समझें कि किसी के होने की बात कही जा रही है और हम इसको देयर से बनाएं, ये बहुत ही आसानी से बनेगा। हम सबसे पहले लिख दें देयर वाज, था, और क्या था? एक राजा, ए किंग। बस बन गया, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जब किसी के पास कुछ होने या ना होने की बात हो, या किसी के भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि के होने की बात कही जा रही हो, तो मुख्य क्रिया में हैज, हैव या हैड लगता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, मेरे पास 10 रुपए हैं। अब बात वही आ गई, पास है 10 रुपए। तो जब भी वाक्य में पास ये है, पास वो था, पास ये होंगे, तो इस तरह के वाक्य हैज, हैव, हैड से बनाए जाएंगे। अब यहां पर कह रहा है मेरे पास हैं। मेरे की इंग्लिश हम लिखेंगे आई। पास है की इंग्लिश होगी आई के साथ हैज, हैव में से क्या लगता है? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हैव लगता है, क्योंकि यहां पर लिखा है हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है, हम यहां हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पे था लिखा होता तो ये पास्ट होता, हम सेकेंड फॉर्म लगाते थे हैड, तो यहां पे हम लिखेंगे हैव। क्या है? 10 रुपए, तो हम लिख देंगे 10 रुपीज, और ये हमारा वाक्य बन गया बहुत ही सरल तरीके से। दूसरा उदाहरण लेते हैं और वाक्य हमारे सामने आता है, एक किसान के 2 बेटे थे। यहां पे कह रहा है कि एक किसान के थे 2 बेटे। मैंने नियम में बताया कि बेटे थे, भाई थे, बहन थी। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो किसी रिश्तेदार के होने को बताते हों, हम वहां पर भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट है एक किसान, तो हम यहां पर लिखेंगे ए फार्मर। 2 बेटे थे, क्योंकि थे लिखा हुआ है तो हम करेंगे हैड का इस्तेमाल,
और सीधी सी बात, 2 बेटे, 2 सन्स, और ये वाक्य हमारा बन गया। एक वाक्य और लेते हैं, मोहन के पास मेरी किताब है। यहां पर क्या कहा गया कि मोहन के पास है क्या मेरी किताब। फिर वही नियम कह रहा है कि किसी के पास कुछ है, हैज हैव हैड पे हम आके अटकेंगे। है लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, हमारी लिस्ट से हैड गायब हो जाएगा और सिर्फ बचेंगे हैज हैव। एक वचन के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है मोहन, तो हम मोहन लिखेंगे और क्योंकि ये एक है इसलिए हैज लगा देंगे। मोहन के पास है, इंग्लिश बन गई। क्या है? मेरी किताब, हम कहेंगे माई बुक, और ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। हमारी अगली कंडीशन है कि जब कोई कार्य अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किया जाता है, तब उस वाक्य में हैज टू, हैव टू या हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम लोग इसके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाक्य है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इस वाक्य को समझिए। सेंटेंस में वर्ब के कहने का जो मतलब होता है, अगर वो समझना आता है फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अगर ये वाक्य ये कह रहा होता कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, सामान्य क्रिया है। कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई सुबह देर से उठ जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहां पे कहने का तरीका दूसरा है। कहा यह जा रहा है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उठना पड़ता है का मतलब यह हुआ कि वो उठना चाहता नहीं है, लेकिन उसको उठना पड़ता है। तो ये पढ़ने वाला शब्द हमको ये बताता है कि ये जो कार्य है ये मर्जी से नहीं किया गया है, ये मजबूरी है, इसको उठना पड़ता है। तो अब जब हम इस चीज को समझ लेंगे तब हम जान जाएंगे कि यहां पर हमको हैज टू, हैव टू या हैड टू में से एक को चुनना है। और साथ में क्योंकि ये मॉडल वर्ब है इसलिए इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो मुझे, हम मुझे को कहेंगे आई। अब क्योंकि है प्रेजेंट टेंस है तो हैज या हैव में से एक चुने, आई के साथ लगता है हैव, तो हम कह देंगे हैव टू। उठने को क्या कहते हैं? उठना क्रिया है, गेट अप माने होता है उठना। आई हैव टू गेट अप। उठने से पहले लिखा है जल्दी, EARLY, अर्ली लिख देंगे। और सुबह के लिए हम लिखेंगे इन द मॉर्निंग। सेंटेंस कुछ ऐसे बना कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पे हैव टू के साथ गेट अप का प्रयोग किया गया और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। सभी को आजकल घर में रहना पड़ता है। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब घर में रह रहे हैं, लेकिन सबको ये पसंद नहीं है कि वो घर में ही रहें। हर कोई बाहर जाना चाहता है, जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहा था वैसे जीना चाहता है, लेकिन कुछ कानून का डर है तो कुछ बीमारी का डर है और इसकी वजह से लोग अपने घरों में रह रहे हैं। तो अगर हम इस बात को इस तरीके से कहें
कि सभी को आजकल घर में रहना पड़ता है, तो यहां पर भी एक शब्द आ गया पड़ता, और ये दिखा रहा है कि लोग रहना चाहते नहीं है बल्कि उनको रहना पड़ता है। यानी एक बात तो समझ में आती है कि जो कार्य मजबूरी में किया जाता है उसमें पढ़ना शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक इशारा हो सकता है जो हमको ये बताए कि कौन सा कार्य मजबूरी में किया जाता है। अब चलिए इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ये है प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट है सभी को, और रहना पड़ता है, तो पढ़ना से हम जान गए कि ये मजबूरी वाला कार्य है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सभी को। हम इसके लिए एवरीवन का प्रयोग कर सकते हैं, EVERYONE, एवरीवन। एवरी शब्द जिसमें लगा होता है वो एक वचन होता है, सब्जेक्ट है बहुवचन सभी, लेकिन अगर इसके लिए हम एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे तो एवरी, ईच, ये जिन शब्दों में लगे होते हैं वो एक वचन ही माना जाता है, और उसके साथ में हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर हैज टू का प्रयोग करेंगे। एवरीवन हैज टू, रहने की इंग्लिश होती है लिव, तो सभी को रहना पड़ता है, अंग्रेजी बन गई। घर में एट होम, अब बचा उसके पीछे आजकल। आजकल को इंग्लिश में लिखते हैं नाउ ए डेज। नाउ ए डेज माने आजकल। तो सेंटेंस बन गया हमारा एवरीवन हैज टू लिव एट होम नाउ ए डेज। इसका एक उदाहरण और लेते हैं। विमला को खाना बनाना पड़ता था। यहां पर भी ये दिखा रहा है वाक्य कि विमला को खाना बनाना पड़ता था। वो खुद की मर्जी से नहीं बनाती थी, उसको मजबूरी में। यहां भी पड़ता शब्द है, यानी ये कार्य भी मजबूरी में किया गया है। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसको बनाएंगे विमला। अब यहां पर क्या है, पड़ता था, ये पास्ट टेंस है, यहां पे हम लगाएंगे हैड टू। खाना बनाने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं COOK, कुक। विमला हैड टू कुक फूड, हो गया पूरा। विमला हैड टू कुक फूड, विमला को खाना बनाना पड़ता था। हमारी अगली कंडीशन है कि जब कोई कार्य पुराने समय में यानी पास्ट टेंस में आदत के रूप में किया जाता रहा हो, तो उस वाक्य में यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यूज्ड टू भी एक प्रकार की मॉडल वर्ब ही हुई। अब हम लोग ये समझें कि आदत का मतलब क्या है, कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो मान लीजिए हम पास्ट टेंस में किए जाने वाले कार्य का कोई उदाहरण ले लें, जैसे मोहन घर जाता था। मोहन घर जाता था एक सामान्य सी बात हो गई, किसी एक दिन जाता था, हो सकता है ये दिखा रहा हो। लेकिन अगर हम इस बात को कहें कि मोहन घर जाया करता था, तो जाया करता था क्या दिखाता है कि उसका ये काम अक्सर का था, आदत थी उसकी जाने की। तो ऐसी दशा में हम यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वाक्य को बनाएंगे। चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं। सभी लोग शाम को पेड़ के नीचे बैठा करते थे। सामान्य पास्ट में अगर कही जाती तो हम कह देते सभी लोग शाम को पेड़ के नीचे बैठते थे, लेकिन आदत दिखाने के लिए कहा गया बैठा करते थे। ध्यान सारा यहीं पे होना चाहिए। जो नहीं समझेंगे उनके लिए बैठते थे और बैठा करते थे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें इन बारीकियों को समझना है, क्योंकि इनके समझे बिना हम ट्रांसलेशन में
बिल्कुल सटीक ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो बैठते थे और बैठा करते थे में अंतर है। बैठते थे पास्ट टेंस की एक क्रिया है, लेकिन बैठा करते थे पास्ट टेंस की एक आदत है, और यहां पर आदत ही दिखाई जा रही है। हम लोग इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सभी लोग को हम कहेंगे ऑल पीपुल। बैठा करते थे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का ही नंबर होता है, और हमको क्योंकि पता है कि ये आदत है तो हम लोग लिखेंगे यूज्ड टू, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है तो बैठने को हम कहते हैं सिट। और हम इतना बना लिए, ऑल पीपुल यूज्ड टू सिट। पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। शाम को, इन द EVENING इवनिंग। इसका अगला उदाहरण लेते हैं। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। सुनाती थी में कोई तत्व नहीं था, सामान्य सी बात थी, सिंपल पास्ट था। सुनाया करती थी ये बताता है कि ये उनका लगभग रोज का कार्य था, आदत थी, और इसलिए ये वाक्य हमारा यूज्ड टू के प्रयोग वाला बनता है। तो हमें एक हिंट मिल रहा है कि किया करते थे, किया करती थी, किया करता था, इस तरह के जो समापन होते हैं वो हमको इस बात का इशारा करते हैं कि वहां पे यूज्ड टू लगना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि जितनी बारीकी से हम वाक्य के अंत को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसको अनुवाद करते हैं। हम लिखेंगे माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब दादी। सुनाया करती थी, वर्ब को ले हमें आसान तरीके से बन जाता है। ये यूज्ड टू सुनाने की क्या होती है? टेल, कहना। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है मुझे, तो हम कहेंगे मी। क्या सुनाती थी? कहानियां, STORIES स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। ये वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। हमारी अगली कंडीशन, जब वाक्य ये बताए कि कार्य बस अभी प्रारंभ होने वाला है, तो उस वाक्य में अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं। वाक्य मिला, मेरे पिताजी घर आने ही वाले हैं। ये वाक्य क्या बता रहा है कि अभी कार्य हुआ ही नहीं है, बल्कि वो होने वाला है। इसलिए ये हमारा किसी सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक प्रकार की विशेष परिस्थिति को दर्शाने वाला वाक्य, और हमारे ट्रांसलेशन में हमें अक्सर ऐसे वाक्य मिल जाते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये कार्य होने वाला है, ये कार्य प्रारंभ होने वाला है, और तब हम उसको अबाउट टू का प्रयोग करके बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसे देखते हैं। मेरे पिताजी सब्जेक्ट है, आने ही वाले हैं वर्ब है। सबसे पहले हम लिखेंगे माई फादर हैं। इज, फादर एक वचन है, इसलिए माई फादर को देख करके हम वर्ब लगाएंगे। अब आने वाले मतलब ABOUT, अबाउट टू कम। माई फादर इज अबाउट टू कम। फिर क्या है? घर, तो हम लिख देंगे होम और फुल स्टॉप लगा देंगे। माई फादर इज अबाउट टू कम होम। मेरे पिताजी घर आने ही वाले हैं। ये वाक्य हमारा बन गया।
हमारा अगला वाक्य है बारिश होने ही वाली है। अब यहां पर भी कार्य यही बता रहा है कि होने ही वाला है, तो हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। अब बारिश मौसम के संबंधित जो वाक्य होते हैं उनको शुरुआत हम लोग करते हैं इट से, तो हम कहेंगे इट है लगा हुआ है, इज। अब होने वाली बारिश के लिए हम लिखेंगे ABOUT अबाउट टू RAIN रेन, इट इज अबाउट टू रेन। हमारा वाक्य बन गया बारिश होने ही वाली है। हमारा अगला वाक्य है रामायण प्रारंभ होने वाली है। यह वाक्य भी हमको ये बता रहा है कि कुछ प्रारंभ होने वाला है, तो हमारा ये भी उसी नियम के अंतर्गत आ गया। हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे द रामायण, द RAMAYAN रामायण, इज है लिखा हुआ है, प्रारंभ होने वाला ABOUT अबाउट टू, और प्रारंभ होने को इंग्लिश में कहते हैं START स्टार्ट। द रामायण इज अबाउट टू स्टार्ट, और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। हमारी अगली कंडीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमको कीप या केप्ट के साथ में जीरंड के प्रयोग के बारे में समझाती है। शर्त यह है कि जब वाक्य ये बताए कि कोई किसी कार्य को करता ही रहता है या करता रहा, तो उस वाक्य में कीप या केप्ट के साथ जीरंड, जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाए, तो उसका प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हम उदाहरणों से समझते हैं कि किस तरह के ये वाक्य होते हैं। हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। वह आधी रात तक गलियों में घूमता रहा। ये वाक्य कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रहा पे बात खत्म हो गई। ये पता है कि ये रहा, हमने बताया था कि जब वाक्य बड़ा आ पर, बड़ी ई पर या ए पर खत्म हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन इसमें रहा पे जब बात खत्म हो, तब इसका मतलब होता है कि वो कार्य उसका जारी रहा, यानी ये पास्ट टेंस में कार्य जारी रहा। बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट के नियम से ही, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें कार्य समाप्त नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, वो कार्य जारी रहा पास्ट टेंस में। तो इस तरह के वाक्य में हमें क्या देखने को मिलेगा? अंत में क्रिया के साथ में रहा, रही, रहे मिलेगा, और हम इनको कीप का प्रयोग करके उसके साथ में जीरंड लगा करके बनाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट है वह, तो हम सबसे पहले लिखते हैं ही। अब आते हैं वर्ब पर। घूमता रहा, क्योंकि हमें कीप का प्रयोग करना है और ये पास्ट टेंस है, तो हम कहेंगे कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, और जीरंड घूमने को कहते हैं वाक या वांडर। हम कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं ING लगा करके, WALKING। ही केप्ट वॉकिंग। अब पीछे से ही आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। गलियों में, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा है। इन द STREETS स्ट्रीट्स माने गलियों में। आधी रात तक, तक को हम कहते हैं टिल, टिल। आधी रात को कहते हैं मिडनाइट, और ये वाक्य हमारा बन गया ही केप्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स टिल मिडनाइट। चलिए हम लोग इसका अगला उदाहरण ले लेते हैं। मैं घर में किताबें पढ़ता रहता हूं। अब ध्यान दीजिए, एक बार मन में आ सकता है कि इसमें रहता हूं शब्द आया है, कहीं ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, तो हम जरा इसका कॉन्टिन्यूअस रूप भी समझ लें।
मैं घर में किताबें पढ़ रहा हूं। ये शब्द दिखाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन यहां पे पढ़ता रहता हूं, इसमें कार्य जारी नहीं है, बल्कि ये दिखा रहा है कि ये कार्य मैं जारी रखता हूं। इसलिए ये कीप से संबंधित वाक्य है और हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। मैं, और मैं को हम लोग कहेंगे आई, लिख देते हैं आई। इसके बाद में पढ़ता रहता हूं, तो हम लोग इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, कीप का प्रयोग करेंगे हम, कीप। और फिर पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, तो जीरंड बना देंगे उसकी, रीडिंग। आई कीप रीडिंग। ऑब्जेक्ट है बुक्स, क्योंकि क्रिया में जो किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। आई कीप रीडिंग बुक्स। घर में हम लिखेंगे एट होम और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा वाक्य बन गया। हमारा अगला उदाहरण है, मैं बहुत देर तक तुम्हारा रास्ता देखता रहा। रास्ता देखता रहा, ये भी रहा पे खत्म हो गया, पास्ट टेंस आया। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, मैं आई रास्ता देखता रहा। क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम लोग इसमें कीप की सेकेंड फॉर्म केईपीटी केप्ट, और रास्ता देखना इसको कहते हैं इंतजार करना। कोई रास्ता सड़क नहीं देख रहा है, रास्ता देखना का अर्थ है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो हम कहेंगे WAITING वेटिंग। आई केप्ट वेटिंग। तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट सेक्शन है, फॉर यू। फिर इसके पीछे बचता है बहुत देर तक। बहुत देर तक को बनाएंगे हम लोग फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब कभी किसी वाक्य में बहुत देर तक शब्द आए तो हम लोग उसको ऐसे ही बनाएंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक। और इस तरह से ये हमारा वाक्य बन गया। उम्मीद है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इन्हीं के जैसे और वाक्यों को अपने मन से जनरेट करके उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रट जाए। फिर भी अगर किसी तरह की आप लोगों को समस्या आती हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे वो मेंशन कर दें, मैं उसका यथासंभव समाधान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।